हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज़ प्रियांशु पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसके 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में, सीडीएस के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवेज के एग्जाम्स में, यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंसेस के एग्जाम्स में भी ये चैप्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मार्क्स दिलाने में। इंटरेस्टिंग ऐसे कि इस चैप्टर के थ्रू हमारा बेस बनता है कि एक्चुअली में जो हमारे अर्थ पे जो क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एग्रीकल्चर है, जो वेजिटेशन है, जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं अलग अलग जगहों पे, आखिर एक्चुअली ये हैं क्यों, इसका बेस हम इस चैप्टर से बनाते हैं। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे हवा के बारे में और हवा से जुड़े हुए जितने भी नेचुरल फिनोमिनन हैं, यानी कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेजिटेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आप लोग का इस जर्नी पे स्वागत करता हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर, यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी इसे बोलते हैं। हम वाटर के बारे में ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं और लैंड के बारे में हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे को एग्जिस्ट करती हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में अंदर जाने से पहले हमें क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? वेदर की बात करते हैं तो किसी भी गिवन एरिया या कोई भी सर्टेन एरिया को अगर हम लोग ले लें तो उस समय उस एरिया का मौसम कैसा है, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो उस एरिया का मौसम कैसा है। मौसम यानी मौसम यहाँ पे क्या दर्शाता है? रेनफॉल, वहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं। टेम्परेचर, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है। क्लाउडी स्काई है क्या, ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है, स्टॉर्म आ रहा है क्या, क्लियर है क्या। इन सारी चीज़ों को हम वेदर फिनोमेना से जोड़ते हैं। तो एक निश्चित समय पर एक दिए हुए एरिया का मौसम कैसा होता है उसे हम वेदर कहते हैं। अब क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट एक्चुअली में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द एवरेज और ऑल वेदर कंडीशंस इन अ गिवन एरिया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि क्लाइमेट क्लाइमेट को हम ये कह सकते हैं कि 20 से 30 साल के समय में उस सर्टेन एरिया ने जिस प्रकार के मौसम का या जिस प्रकार के वेदर कंडीशंस को के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लें 2 शहरों का, इंडिया के कोई भी 2 शहर, चलिए एक मैं ले लेता हूँ मुंबई और एक ले लेता हूँ मैं जोधपुर। अब मुंबई जो शहर है और जोधपुर जो शहर है, मानसून आ रखे हैं, तो हो सकता है कि सेम डे सेम टाइम पे, यानी आज इस वक्त मुंबई में भी बारिश हो रही हो और जोधपुर में भी बारिश हो रही हो, ऐसा हो सकता है। पर क्या हम इससे कह सकते हैं कि मुंबई और जोधपुर का क्लाइमेट सेम है? ऑफ कोर्स नॉट। वेदर सेम हो सकता है पर क्लाइमेट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंबई और जोधपुर में डिफरेंसेस हैं। मुंबई एक कोस्टल सिटी है, मुंबई अरेबियन सी के पास में है, वेस्टर्न घाट्स में है, तो इस वेस्टर्न घाट्स के पास में है, तो इस वजह से मुंबई एक मॉडरेट क्लाइमेट है। मुंबई का एवरेज टेम्परेचर जनरली 20 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जबकि जोधपुर जोधपुर राजस्थान की एक सिटी है और राजस्थान में एक्सट्रीम हॉटनेस, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुंबई का क्लाइमेट जो है एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जबकि जोधपुर का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट है।
आशा करता हूँ कि आप लोग को वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंसेस अब समझ में आ गए होंगे। अब हम आपके आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि विंड है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादातर हम विंड ही पढ़ते हैं, क्योंकि विंड पे ही सब कुछ निर्भर है। विंड एक क्रूशियल पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, क्योंकि हवा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी भी जगह का रेनफॉल कैसा होगा, किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। ज़्यादातर ज़्यादातर चीज़ें जो मौसम से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें विंड पे डिपेंड करती हैं। तो विंड एक्चुअली क्या होता है? विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो यानी कि ज़मीन के पैरेलल जो हवा चल रही है, जो मूव कर रही है, उसे हम विंड कहते हैं। वहीं अगर ज़मीन से उठ के आसमान की तरफ जा रही हो तो उसे हम करंट कहते हैं। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो वो विंड हो जाएगा, और वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम करंट कह देंगे। ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई, पर विंड्स को और भी अलग तरीक़ों से नाम दिया जाता है। विंड को एक और तरीका है नाम देने का, वो ये है कि विंड किस तरफ से आ रही है और किस तरफ को जा रही है, उस बेसिस पे नाम रखा जाता है विंड्स का। यानी कि इफ़ अ विंड इज़ गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, then it will be called easterlies. Similarly, westerlies are the wind which will be going from west to east. यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली हवा को हम ईस्टर्ली कह देते हैं, और पश्चिम से पूरब जाने वाली हवा को हम वेस्टर्ली कह देते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये विंड या हवा मूव क्यों करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, क्या क्या कारण है उनके। तो ब्रॉडली अगर कहें तो 3 कारण हैं विंड के मूव करने के। पहला तो प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, अब 2 एरिया है, अगर हम 2 एरिया ले लें, चलिए इफ़ वी से कि हम जस्ट अ सेकंड, अगर हम 2 एरिया ले लें, एक हो गया आपका ये और एक ये हो गया आपका ए और ये बी। अब ये 2 एरियाज़ हैं, एक का प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जिसके बारे में मैं आपको आगे इसी सेशन में आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा भी, और एक का प्रेशर कम है। तो विंड बेसिकली क्या होता है, विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी जो हवा चलेगी वो ए से बी की तरफ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्रेशर डिफरेंस कैसे काम करता है। तो ए से बी की तरफ ये हवा जाएगी, क्योंकि ए का प्रेशर ज़्यादा है और बी का प्रेशर कम। और भी कई फैक्टर्स हैं, और भी 2 फैक्टर्स हैं जो कि विंड को अफेक्ट करते हैं। पहला है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है आगे की स्लाइड में जानेंगे। और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा क्रूशियल पार्ट नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली 2 से 3 सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर तक ही लगता है, उससे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स से विंड की वेलोसिटी डिफाइन होती है, यानी कि हवा कितनी तेज़ चलेगी, हवा ज़ोर से चल रही है, हवा धीरे चल रही है, वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स पे। हालांकि प्रेशर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, और इन दोनों एरियाज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब हवा कितनी प्रकार के होते हैं? हवा 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी विंड, जिसे हम प्लानिटरी विंड भी बोलते हैं। सेकेंडरी विंड, लोकल विंड। लोकल विंड में आपने इंडिया में जो फेमस लू के बारे में सुना होगा। लू चलती है गर्मियों के दिनों में, उसे हम जनरली अमेरिका में चिनूक चलता है, यूरोप में मिस्ट्रल चलता है।
तो ये लोकल विंड्स होती हैं, ये जनरली बेसिकली सर्टेन एरिया के मौसम के ऊपर डिपेंड होती हैं और वो मौसम की वजह से ही चलती हैं। सीजनल विंड्स जिसे भी सीजनल विंड्स भी बोल सकते हैं। और टर्शरी विंड एक्चुअली होती है साइक्लोन्स और मानसून। जनरली लोगों को नहीं पता होता है, बट साइक्लोन भी एक तरीके के विंड होते हैं और इसे हम टर्शरी विंड में पढ़ेंगे। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, राइट? तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप अगर पार्क में कभी गए होंगे, छोटे बच्चे पार्क में कभी गए होंगे, या फिर आपने फुगड़ी शायद फुगड़ी कहते हैं, आई डोंट नो, बट अगर आप पार्क में गए होंगे, आपको एक झूला दिखा होगा गोल गोल सा घूमता हुआ। अगर आप उस पर बैठें तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि आप अगर हाथ छोड़ दें तो आप बाहर गिर जाएंगे, है ना? उसे ही कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारा अर्थ भी घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है और बहुत तेज़ी से घूम रहा है। तेज़ी से घूम रहा है तो सारी अर्थली बॉडीज़ पे ये कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है? और ये ऐसा बेसिकली अगर हम और ये बताएं तो ये फोर्स जो है वो विंड्स पे भी लगता है, यानी कि अर्थ पे चल रही हवाओं पे भी कोरियोलिस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रही होती हैं, आपको पता होगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जस्ट ए सेकेंड, मुझे एक रफ पेज ले लेने दीजिए, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेरा गोला थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही, चलिए मैं वापस से बना लेता हूँ। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स में बांट देता है, विच इज फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सेकेंड वन इज सदर्न हेमिस्फेयर, राइट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी हवाएं चल रही हैं, कोरियोलिस फोर्स उसको लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में डेविएट कर देता है, यानी डिफ्लेक्ट कर देता है, घुमा देता है। यानी अगर समझ लीजिए पोल से हवा नीचे इक्वेटर की तरफ आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये हवा हल्की इस तरफ घूम जाएगी, ठीक है? अब आप देखिए, हवा जो है सीधी आ रही थी, सीधी आ रही थी, मगर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ घूम गई, है ना? अगर मैं कहूँ कि अगर हवा ऐसे जा रही है तो अपने पाथ से थोड़ा सा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हवा ऐसे जा रही है तो वो अपने लेफ्ट की तरफ डेविएट हो जाएगी। अब इसको याद करने का तरीका, ये सबसे सबसे बड़ा पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरियोलिस फोर्स के रिलेटेड, और इसे हमें याद भी करना चाहिए। तो इसे हम याद करने का तरीका क्या है? तो मैंने जैसा बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ घूम जाती है, तो हम इससे एक न्यूमोनिक बना सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एन, राइट का आर, तो NRI बन गया, है ना? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ घूम जाता है हवा, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ घूम जाती है, तो SL श्रीलंका बन गया, है ना? वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका की बातें चल रही हैं, और ताकि तो इससे याद भी हो जाएगा हमें। तो NRI हो गया, आई मीन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। ये होता है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन विंड्स।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम, यानी कि इक्वेटर पे नल। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। अब हम बात करेंगे जो कि विंड में काफ़ी विंड के मूवमेंट में काफ़ी क्रूशियल फैक्टर है, वो है प्रेशर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर इज द मोस्ट क्रूशियल इफेक्ट इन मूवमेंट ऑफ द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअली में प्रेशर जो है, किसी भी एरिया का प्रेशर, वो किसी भी एरिया का प्रेशर, अब हम एक एरिया ले लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ का जो प्रेशर होता है वो इसके टेम्परेचर, सॉरी, ये इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मगर इन्वर्सली। यानी कि हालांकि ये रूल सिर्फ ज्योग्राफी में अप्लाई करना, साइंस में अप्लाई मत करना, है ना। तो ये रूल सिर्फ ज्योग्राफी में अप्लाई करना, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी अगर एरिया ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा। अब ऐसा क्यों होता है, प्रेशर जो है वो लो होगा, ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो हवा एक्सपैंड करेगी, खुलेगी, है ना। एक्सपैंड करेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है धुआं क्या होता है, धुआं धुआं ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? फैल रहा होता है ना। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब हवा उड़ती है, आई मीन हवा खुलती है, तो हवा खुलती है तो ज़्यादा ऊपर तक रीच होता है उसका, ज़्यादा ऊपर तक रीच होता है तो प्रेशर जो है, जो हवा का दाब है, जो हवा का दबाव है उस जगह पे, वो कम होता है। अगर मैं यही बोलूँ कि एक एरिया बी है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो है, तो क्या होगा? प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब जब टेम्परेचर लो होगा तो हवा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हवा जो है वो एक दूसरे में सिकुड़ेगी, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, तो ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा हवा भर जाएगी, तो उस वजह से जो दबाव है वो भी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जहाँ पे जिस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा, जिस एरिया का टेम्परेचर कम होगा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जैसे कि अब अगर हम लोग अर्थ पे ले लें तो पोल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि पोल्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, तो पोल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हवा का। जबकि इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे हवा जो है एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड कर रही है तो वहाँ पे प्रेशर कम है ना। Pressure on an area, precisely atmospheric pressure, depends on the temperature of that area. If the temperature of the, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये आप नोट्स में मिल सकता है आपको। तो अब जैसा कि हमने प्रेशर पढ़ा कि किसी एरिया का प्रेशर किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो अब इस बेसिस पे ये इसे हम कहते हैं फेरल ट्राई सेलुलर मॉडल। तो इस मॉडल को हम कहते हैं फेरल ट्राई सेलुलर मॉडल। अब फेरल ट्राई सेलुलर मॉडल क्या है? इस मॉडल में पूरे अर्थ को 7 प्रेशर बेल्ट्स में बांध दिया गया है, 7 प्रेशर बेल्ट्स में बांध दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं, अभी मैं आपको प्राइमरी इवेंट्स पढ़ा रहा हूँ, और प्राइमरी इवेंट्स में ही मैं आपको कैसे विंड्स जो है मूव करती है, प्राइमरी इवेंट्स को ही हम प्लानिटरी इवेंट्स भी कहते हैं। तो हम प्राइमरी इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये
पहली प्रकार की विंड्स हैं, यानी प्लैनेटरी विंड्स, जो कि पूरे पृथ्वी पे चल रही हैं, पूरी पृथ्वी पे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं चल रही हैं, पूरी पृथ्वी पे इनका सर्कुलेशन चल रहा है, हमेशा चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इस इन प्राइमरी विंड्स को समझाने के लिए फेरेल ट्राइसेलुलर मॉडल बनाया गया। इस फेरेल ट्राइसेलुलर मॉडल में पृथ्वी को 7 प्रेशर बेल्ट्स में बांट दिया गया। 7 प्रेशर बेल्ट्स में बांट दिया गया। तो वो 7 प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं? और पहली बात तो इन्हें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि जनरली यही होता है कि हम पृथ्वी को ऐसे करते हैं कि 0, 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे जाते हैं। पर यहाँ पे 0, 30 डिग्री ऐसे ऐसे क्यों किया हुआ है? तो बेसिकली फेरेल ट्राइसेलुलर मॉडल को लैटिट्यूड्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि वेदर्स के बेसिस पे बांटा गया। इसी वजह से हम 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे बांटते हैं। तो 0 डिग्री पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। 0 डिग्री सभी को पता है इक्वेटर है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है? इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है, इस वजह से वो पूरा बेल्ट जो है वो लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि 30 डिग्री पे जो तो जैसा कि मैंने बताया कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है ना? तो अब ये जो, अब आप देखो, लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट। तो आप पहले इसको तो दिमाग में बिठा लो, है ना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये डायग्राम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू ही हम विंड की मूवमेंट को समझ पाएंगे। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, पोल्स पे हाई प्रेशर होता है, बीच में ये दो प्रेशर बेल्ट्स जो हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये सब ट्रॉपिकल, इसे 30 डिग्री को सब ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल तो 23.5 पे ख़त्म हो जाता है ना। हम अगर धरती को जो बांटते हैं वो एक्चुअली में तो हम ऐसे बांटते हैं 23.5, है ना, फिर 66.5, 66.5। अब 23.5 के नीचे जो भी है वो ट्रॉपिकल है, 66.5 के ऊपर जो भी है वो पोलर है। तो ये जो 23.5 के साथ जो लगता हुआ एरिया है ना, ये 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 इतना सा, है ना, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। और ये जो पोलर के साथ लगता हुआ एरिया है ना, थोड़ा सा, इसे हम कह देते हैं सब पोलर। तो अब अगर देखा जाए रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली देखा जाए, तो ये जो बीच के दो बेल्ट्स हैं, ये हाई प्रेशर और वो लो प्रेशर क्यों है? तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो प्रेशर कम होता है। पर अगर इक्वेटर से रेस्पेक्टिवली हम ऊपर जाएं, ऑल्टीट्यूड जब हमारा बढ़ेगा, जब हमारा ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा। तो अगर हम इक्वेटर के रेस्पेक्टिव में देखें तो 30 डिग्री का टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम 60 डिग्री को 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें, यानी कि 60 डिग्री को हम 90 डिग्री से कंपेयर करें, तो पोल्स पे ऑब्वियसली होगा कि टेम्परेचर बहुत कम होगा, जबकि 60 डिग्री पे टेम्परेचर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ के प्रेशर से यहाँ का प्रेशर लो होगा। तो इसलिए इसे हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चलने वाली हवाओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो ये ब्लू है ये ओरिजिनल विंड है। ओरिजिनल विंड यानी कि जो जैसे विंड आनी चाहिए थी। और वो जो ग्रीन है वो डिफ्लेक्टेड विंड है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड डिफ्लेक्ट हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल लो
जैसा कि हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है हवाएं। अब मैं अगर बताऊं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, यानी कि 30 डिग्री की तरफ से 0 डिग्री की तरफ आएगी हवा। लेकिन ये हवा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो अपने राइट की तरफ घूम जाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो अपने राइट की तरफ, तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा ये, हवा इस तरफ घूम जाएगी, है ना। अगर हम इसके बाद ऊपर जाते हैं तो फिर हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की लो की तरफ जो है हवा जाती है। तो वापस हमने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई और इस बार भी अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नाम लिखे हुए हैं, एनीट्रेड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली में इनकी डायरेक्शंस हैं कि किस तरफ से हवा आ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब ये जो डिफ्लेक्टेड विंड है, ये किस तरफ को पॉइंट कर रही है? वेस्ट की तरफ, यानी कि ये वेस्ट की तरफ जा रही है। तो आ किस तरफ से रही है? ईस्ट की तरफ से। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड। जो मैं बता दूं, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो चलने वाली हवाएं हैं, इन्हें ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिकली क्या है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ज़्यादातर ट्रेड्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें एक कन्वेंशनल नेम दिया हुआ है, ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ईस्टर्लीज हो गए, नॉर्थ ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, यानी कि ईस्टर्लीज ही बोलते हैं जनरली। क्या है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं तो ईस्टर्लीज हो गई। वैसे ही सिमिलरली 30 टू 60, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो हम उसे वेस्टर्लीज बोल देते हैं। 60 से 90 के बीच में ईस्ट से अगेन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसे ईस्टर्लीज बोल देते हैं। इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फेयर में भी 0 से 30 डिग्री के बीच में बेसिकली ईस्टर्लीज ही चल रही होती है, तो उसे हम साउथ ईस्टर्लीज कह देते हैं या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कह देते हैं। 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज होती हैं और 60 से 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच में ईस्टर्लीज होती हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास में ITCZ लिखा हुआ है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट के पास में हॉर्स लैटिट्यूड लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है? बेसिकली क्या होता है कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो विंड है, ये इस तरफ से आ रही है ना। ये अगर सदर्न हेमिस्फेयर में हम देखें तो ये जो विंड है, ये ग्रीन वाली डिफ्लेक्टेड विंड, बेसिकली आती तो डिफ्लेक्टेड ही है, ओरिजिनल तो आती नहीं है। तो हम डिफ्लेक्टेड को अगर देखें, तो डिफ्लेक्टेड विंड इस तरफ मूव कर रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्टेड विंड इस तरफ मूव कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सी में शिप्स सेल करती हैं, पहले जो भी सेल, अब तो खैर इंजन वाली हैं, बट पहले जो हवा से सेल करती थी, तो व्हाट हैपेंड कि ये जब दोनों तरफ से ऐसे हवाएं आती थी ना, और एक साथ कोइंसाइड कर जाती थी, तो शिप्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजन में थे, ना वो आगे जा पाती थी ना वो पीछे जा पाती थी। तो इसी को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा, है ना, कोइंसाइड करना, कोइंसाइड, ऐसा एक तरफ से ऐसे आ रही है, एक तरफ से ऐसे आ रही है, कोइंसाइड कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं इसे, ही हम डोल्ड्रम्स कहते हैं, डोल्ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसे हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे।
इसे हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है शिप्स को सेल करने में, है ना, तो इसी 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 को जैसे कन्वर्ज हो रहा है तो डोल्ड्रम हो रहा है। अब सेम चीज़ है यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? बेसिकली ये नाम तो काफ़ी अजीब तरीके से दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो है अरब्स ट्रेड किया करते थे 30 डिग्री के आसपास, है ना, तो अरब्स ट्रेड किया करते थे, तो वो घोड़ों का व्यापार करते थे। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है एक हवा ऐसे जा रही है और एक हवा ऐसे जा रही है, यानी कि तो ऑपोजिट साइड में थी, दोनों ही ऑपोजिट साइड में हवा जा रही है, तो भी शिप्स का मूव करना बड़ा मुश्किल होता था। तो अरब को लगता था कि घोड़े उन्होंने ज़्यादा रख लिए हैं बोट में, इस वजह से बोट चल नहीं पा रही, तो वो घोड़े फेंक देते थे। तो उस बेसिस पे उनका नाम इस जगह का नाम हॉर्स लैटिट्यूड बन गया। हालांकि ये सिर्फ कह सकते कहानी है या फिर जो भी है, बट याद करने के लिए अच्छा है। तो इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे एक तरफ वेस्टर्ली चल रही है, एक तरफ ईस्टर्ली चल रही है, यानी कि एक अगर हम बात करें, अगर हम ये 30 डिग्री बीच में अगर हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो हवा पश्चिम की तरफ भी जा रही है, पूरब की तरफ भी जा रही है, तो शिप सेल कैसे करेगी? एक ही जगह रुक जाएगी, है ना। तो इस वजह से इसको भी इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ITCZ या यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या डोल्ड्रम्स कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ सॉरी, एक पॉइंट और रह गया, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको ये जो आप ये 3 चीज़ें देख रहे हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ये क्या है? ये बेसिकली मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, रुकिए। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, रुकिए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और ये है 30 डिग्री साउथ, है ना, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर और ये 30 डिग्री साउथ है। अब 30 डिग्री साउथ से नीचे अगर हम देखें तो ज़मीन जो है वो ना के बराबर है। मतलब ऊपर देखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये है आपका जो है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है। तो ऊपर तो ज़मीन है 30 डिग्री नॉर्थ में, लेकिन 30 डिग्री साउथ में के नीचे ज़मीन बहुत कम है, जिसकी वजह से हवाएं जो चलती हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता, यानी कि हिंड्रेंस नहीं होती, यानी कोई भी ऐसा रुकाव नहीं है, कोई भी कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हवाएं हैं 30 डिग्री साउथ से नीचे जितने जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे जो हवाएं हैं ये बहुत तेज़ चलती हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है रोरिंग 40s, यानी कि 40 डिग्री साउथ में जो हवाएं चलती हैं वो ऐसा लगता है जैसे दहाड़ रही हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया रोरिंग 40s। फ्यूरियस 50s, है ना, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे विंड जो है वो बहुत गुस्से में बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही है 50 डिग्री साउथ में। श्रीकिंग 60s, यानी 60 डिग्री साउथ 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ऐसा चिल्लाने वाली हवाएं, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हवाएं चिल्ला रही हो, इतना तेज़ चल रही हो। तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया है, क्योंकि बेसिकली क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ के नीचे ज़्यादा ज़मीन है नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो नहीं पाता, तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। इसी बेसिस पे इनका नाम रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s रखा गया है। अब मैं आपको ले चलूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डोल्ड्रम क्या है? डोल्ड्रम इक्वेटोरियल काम्स हैं, काम एंड लाइट विंड्स हैं, रोरिंग 40s हैं, या वेरिएबल हैं एक पोजिशन और एक्सटेंट में। हालांकि ये पॉइंट शायद मैंने डी आपको समझाया नहीं, पर ये पॉइंट मैं आपको एक और क्लाइमेट के रेफरेंस से समझा पाऊंगा, इस वजह से मैंने इस पॉइंट को छोड़ा है। फिलहाल के लिए आप ये बस एज अ पॉइंट समझें कि हाँ ये है, बाद में मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। तो क्या है? तो जैसा कि अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको कि रोरिंग 40s जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में चलती हैं 40 डिग्री साउथ में,
है ना, तो वो इक्वेटर पे तो हो नहीं सकती। बाकी तो अब हम कह सकते हैं, और डोल्ड्रम क्या है, इक्वेटोरियल काम्स है, यानी कि इक्वेटर पे जो लाइट विंड चल रही होती हैं उन्हीं को हम डोल्ड्रम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोइंसाइड होती हैं ये हवाएं। काम एंड लाइट विंड्स होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं क्योंकि इक्वेटर पे काफ़ी काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, तो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। और साथ ही साथ डोल्ड्रम जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि हाँ, ये पॉइंट भी सही है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। डोल्ड्रम क्या है, इक्वेटोरियल काम्स है, काम एंड लाइट विंड्स है, और वेरिएबल है बोथ पोजीशन में भी और एक्सटेंट में भी। यूपीएससी आजकल नॉट ओनली यूपीएससी बट आजकल ऐसे सवाल बहुत आते हैं जहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दिया जाता है आपको, और आपको बताना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर एक है तो एक सही, दो है तो दोनों सही। तो अब वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फेयर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि मैंने अभी अभी तुरंत आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि सदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रॉन्गर वेस्टर्लीज क्यों है। वेस्टर्लीज क्या है, हवाएं हैं। स्ट्रॉन्गर हवाएं क्यों हैं सदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले। ऑप्शन ए, सदर्न हेमिस्फेयर हैज लेस लैंड मास देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऑप्शन बी, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पहला ऑप्शन तो राइट है कि सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत कम लैंड मास है अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से कंपेयर करते हैं। हालांकि दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स पूरी पृथ्वी पे एक जैसा ही लगता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा लग गया, सदर्न हेमिस्फेयर पे कम लग गया, या सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा लग गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे कम लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरियोलिस फोर्स हर जगह लगता है। हाँ, इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे मैक्सिमम है, बट ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम है, ऐसा नहीं। तो इसका आंसर सिर्फ ये। तीसरा और आखिरी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स। देख रहे हैं आप, मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये सीडीएस यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू। ऑप्शन ए, इन सदर्न हेमिस्फेयर इट डिफ्लेक्ट्स द विंड्स टुवर्ड लेफ्ट। Coriolis force is directly proportional to the velocity of the wind. Coriolis force acts perpendicular to the pressure gradient force. तो अब इसमें इन सदर्न हेमिस्फेयर इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था एस एल, श्रीलंका, है ना, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डेविएट कर रही है कोरियोलिस फोर्स हवाओं को। तो ये तो सही हो गया। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड। नहीं, मैंने आपको बताया था कि कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ना कि विंड की वेलोसिटी की वजह से। तो ये तो गलत हो गया। कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये पॉइंट शायद मैंने आपको नहीं समझाया, क्योंकि ये अगले अगले क्लास के लिए मैंने बचा के रखा था। हालांकि अभी आप ये पॉइंट को आप इस पॉइंट को अभी के लिए ये समझिए कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पिछले स्लाइड में अगर हम चलें, तो ये देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये हुआ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स जो है, अगर ये ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो ऐसे एक्ट करता है ना। तभी तो वो विंड को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर पा रहा है ना। आप समझ रहे हो कि अगर अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ हवा जा रही है, तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, जिससे कि हवा ऐसे इस तरफ मुड़ जा रही है ना। तो इसे ही हम कहते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की तरफ, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट के फोर्स के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो सॉरी, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे ए एंड सी होना चाहिए।
ए एंड सी होना चाहिए, हाँ। तो तीसरा इज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप मैं आप लोग को क्लाइमेटोलॉजी का ये छोटा सा पार्ट समझा पाया हूँगा, एंड आई होप कि आप लोग इस पे मुझे अच्छा फीडबैक देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।